रूस अपने ऊपर हुए इस हमले का कैसा जवाब देता है, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि वो कौन सा हमला था जिसकी वजह से रूस इस हद तक बौखला गया। यूक्रेन के मुताबिक इस ऑपरेशन को वो अब तक की अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने खुद ये बताया कि इस ऑपरेशन के लिए उन्होंने 18 महीने की प्लानिंग की थी। तैयारी सोचिए आप, छिपे हुए तरीके से 18 महीने, 1.5 साल, और खुद ज़ेलेंस्की इस ऑपरेशन को देख रहे थे। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने बहुत से छोटे ड्रोन स्मगलिंग के जरिए रूस तक पहुंचाए और इन्हें रूस के बहुत अंदर तक पहुंचाया गया है। 6000 किलोमीटर तक ड्रोन्स को मालवाहक ट्रकों के खास कंपार्टमेंट में रखा गया। इसके बाद हजारों मील दूर अलग अलग 4 जगहों पर ले जाकर उन्हें नजदीकी सैन्य हवाई अड्डों पर रिमोटली लॉन्च किया गया। एक थ्योरी यह भी चल रही है कि यूक्रेन ने रूस के अंदर ही ड्रोन्स की अलेवलिंग की और उनके अंदर विस्फोटक फिट किया गया। उन्हें इस तरह से प्रोग्राम किया कि वो उड़कर रूस के एयरबेस तक पहुंच जाएं और फिर 1 जून को अचानक से 117 ड्रोन ट्रकों के अंदर से एक्टिव हुए और रूस के एयरबेस पर जाकर फट गए। ये एक तरह से देखिए तो सुसाइडल ड्रोन बन गए थे। इन्होंने तबाही मचानी शुरू कर दी। रूस के फाइटर जेट्स और बम वर्षक विमानों को, बम वर्षक इसीलिए इन्हें बॉम्बर्स कहा जाता है, इनसे बॉम्ब्स की वर्षा एक तरह से की जाती है जब दुश्मन पर वो अटैक करते हैं, उन विमानों को निशाना बनाया। ये पूरा ऑपरेशन कैसे हुआ, आपको ये समझाने के लिए हमने एक AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक पूरा सीक्वेंस तैयार किया है ताकि आप ये समझ सकें कि कैसे यूक्रेन ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। पहले आप ये देखिए, फिर आपको आगे की कहानी बताते हैं। पूरी दुनिया में ड्रोन का ऐसा खुफिया ऑपरेशन कभी हुआ नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें रूस के अंदर से भी यूक्रेन को मदद मिली होगी, उसके बिना यह संभव नहीं होता है। देखिए, ड्रोन्स ने रूस के कितने अंदर जाकर हिट किया है। रूस के 5 एयरबेसेस पर यह ड्रोन अटैक हुआ है और इनमें बेलाया एयरबेस यूक्रेन के बॉर्डर से 4300 किलोमीटर दूर है। 4300, यानी ये ड्रोन्स कैसे 4300 किलोमीटर अंदर तक जाकर अटैक करते हैं उनके बॉम्बर और जेट्स पर जो कि वहां पर पार्क थे इन एयरबेसेस में। इसी तरह से ओलेन्या एयरबेस 3674 किलोमीटर दूर है। डाइगेलेवो एयरबेस यूक्रेन बॉर्डर से 2161 किलोमीटर दूर है। इवानोवो एयरबेस 2000 किलोमीटर की दूरी पर है। उमर एयरबेस की दूरी है लगभग 6000 किलोमीटर से ज्यादा। सोचिए, यूक्रेन ने रूस के अंदर 6000 किलोमीटर जाकर हिट किया है। रूस को इस हमले में खासा नुकसान हुआ है, इससे वो इनकार नहीं कर सकता। वीडियोस पूरे विश्व में देखे जा रहे हैं। रूसी एयरबेसेस के तबाह होने के ये वीडियो कल से ही पूरी दुनिया में वायरल है। यूक्रेन ने रूस की बम बरसाने की ताकत की कमर तोड़ दी है। 30% उनके बॉम्बर जेट्स का गिरना, रूस के बम वर्षक विमानों का खासा नुकसान हुआ। यूक्रेन के हमले में रूस के 40 विमान नष्ट हुए हैं, जिनमें 295 मतलब TU है, 295 जिसे कहा जाता है, 222 और सर्वेलेंस प्लेन A50 भी शामिल है। बताया जा रहा है कि रूस की बम वर्षक विमानों के 30% नष्ट हो गए हैं कैपेबिलिटी। ये वही बॉम्बर एयरक्राफ्ट थे यूक्रेन पर हमला कर रहे थे। यूक्रेन पर इन्हीं बॉम्बर विमानों से क्रूज मिसाइल्स, बॉम्ब्स गिराए जा रहे थे। इस हमले में रूस को 7 अरब डॉलर यानी करीब 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान बताया जा रहा है।
अब दुनिया भले ही ये पूछ रही हो कि रूस इस हमले का बदला लेने तक के लिए किस हद तक जा सकता है और आगे क्या होगा, लेकिन इस हमले ने पूरी दुनिया को मॉडर्न वॉरफेयर का एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। यूक्रेनी मीडिया बता रही है कि ड्रोन को पहले रूस में चोरी छिपे भेजा गया और फिर उन्हें लॉरियों में, इस तरह के बड़े ट्रक्स में रखे लकड़ी के केबिन्स के नीचे छिपाया गया। जब हमला करना था तो इन्हीं ट्रकों से ड्रोन लॉन्च किए गए। यह भी बताया जा रहा है कि इस हमले से पहले यूक्रेन ने ट्रंप प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी थी। यह हमला कितना सटीक था, इसके लिए आपको कुछ वीडियोस दिखाते हैं। जैसे इस वीडियो में देखिए, यहां ड्रोन Tu-95 फाइटर जेट्स, Tu-95 जो है फाइटर जेट को तबाह कर रहा है। आप देखिए प्रिसिशन से कैसे वो अपना टारगेट सेट कर रहा है। सिर्फ 40,000 रुपए की कीमत वाला एक FPV, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन जिसे कहा जाता है, FPV ड्रोन विमान के पास रुकता है, उसके टैंक को सीधा निशाना बनाता है। रूस के पास इस वक्त लगभग 40 Tu-95 फाइटर जेट्स हैं। इसमें 4 इंजन हैं। ये बहुत ज्यादा हथियार ले जाने में सक्षम माना जाता है। यही यूक्रेन पर मुख्य बम वर्षक रहा है। तो आप सोचिए उस नजरिए से ये यूक्रेनियों के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। इस हमले का एक और वीडियो वायरल है जिसमें कुछ लोग एक ट्रक पर चढ़कर ड्रोन को रोकने की कोशिश करते दिखे, क्योंकि इन्हीं ट्रक्स पर ऊपर में, सबसे ऊपर में बॉक्स में ड्रोन्स रखे हुए थे। जैसे ही देखिए, अभी तक ये अंदाजा नहीं लग पाया कि रूस को इस हमले में कुल नुकसान कितना हुआ है, लेकिन इस हमले ने नए वॉरफेयर को जन्म दिया है। जैसे ही ये नीली शर्ट वाला व्यक्ति आपको दिखेगा, वो ट्रक में अंदर घुसने की कोशिश करता है, बिल्कुल पूरा वहां पर ये बम फट जाता है। दुनिया ने ये देख लिया कि युद्ध के तरीके अब बदल गए हैं। पहले विश्व युद्ध में दुनिया ने आर्टिलरी का इस्तेमाल देखा था कि कैसे तोपें युद्ध जीतने में सक्षम होती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वॉरफेयर में फाइटर जेट्स का इस्तेमाल देखा गया। आसमान से फाइटर जेट्स आते थे, बम बरसाकर चले जाते थे, ये सायरन्स बजती थी, लोग विमानों की आवाज सुनते ही दहशत में आते थे। लेकिन अब ये नए जमाने के युद्ध के तरीके हैं। लड़ाई ड्रोन से हो रही है और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है रूस और यूक्रेन के इस युद्ध में। ज़ेलेंस्की ने यह बता दिया है कि ये नए जमाने के युद्ध के तरीकों में कैसे ड्रोन को एक गेम चेंजर बनाया जा सकता है। FPV ड्रोन को हथियार बना दिया। भले ही ये ड्रोन कैमरा शूट में इस्तेमाल होते हैं, हालांकि कंपनियां इनसे सामानों की और फूड डिलीवरी भी करवा रही हूं, लेकिन ये हथियार भी बन सकते हैं, खतरनाक हथियार। देखिए, अब तो ऐसा लगता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध थमने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाएगा। उम्मीद ये जगी थी कि ये युद्ध शायद रुक जाए, बातचीत के टेबल पर दोनों तैयार हैं आने को, लेकिन अब कल के यूक्रेन के हमले के बाद इसकी उम्मीद कम है। ऐसा लगता है कि ये युद्ध दो देशों के बीच नहीं, दो नेताओं के बीच हो रहा है, जिनके बीच ईगो वॉर चल रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने तो इस युद्ध की वजह से यूक्रेन को पता नहीं कितने साल पीछे कर दिया है। पिछले 3.5 सालों से ये युद्ध चल रहा है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया जानती है कि ज़ेलेंस्की पहले एक स्टैंड अप कॉमेडियन थे। अब कल के हमले के बाद फिर से ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यूक्रेन ने एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनकर गलती की है जो इस तरह से युद्ध के मुहाने पर, और वो भी परमाणु युद्ध के मुहाने पर ले जाकर यूक्रेन को खड़ा कर रहे हैं। एक कॉमेडियन को चुनना राष्ट्रपति के तौर पर बड़ी भूल साबित हुई। अब ये भी विडंबना ही है, रूस और यूक्रेन लड़ भी रहे हैं और दोनों बातचीत भी कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले तुर्की के इस्तांबुल में दोनों के बीच दूसरे राउंड की शांति वार्ता हुई। बातचीत करीब 1 घंटे चली। खबर आ रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बंदियों की अदला बदली होगी। यूक्रेन की तरफ से रूस को शांति के लिए एक मेमोरेंडम दिया गया है जिसकी कुछ शर्तें हैं। यूक्रेन की तरफ से शर्त रखी गई है कि जमीन, समंदर और हवा में पूरी तरह से बिना शर्त के सीज फायर होना चाहिए। यह सीज फायर कम से कम 30 दिनों के लिए होना चाहिए। यूक्रेन के जो बच्चे डिपोर्ट हुए हैं वो वापस आए। और टाइमिंग देखिए, शांति वार्ता के 1 दिन पहले सबसे बड़ा अटैक रूस पर कर देते हैं और अब कह रहे हैं कि 30 दिन के लिए आप सीज फायर कीजिए। उनकी ये डिमांड है कि जो बच्चे डिपोर्ट हुए हैं वो वापस आए, युद्ध बंदियों की, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर है, युद्ध बंदियों की अदला बदली हो,
सभी नागरिक बंदियों को भी छोड़ा जाए। फरवरी 2014 के बाद रूस की कब्जाई जमीन को रूस का नहीं माना जाएगा। शर्तें देखिए, अब दोनों के बीच में भले ही शांति की बातें हो रही हो, कुछ बातें ऐसी हैं जो सब जानते हैं कि मनमानी करने वाला पुतिन भी मानने को तैयार नहीं होंगे, लेकिन यूक्रेन के कल के हमले ने पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि ड्रोन किसी युद्ध में कितना खतरनाक हथियार हो सकता है। Went on for about 1.5 years. Ukraine managed to get the drones inside the country. It managed to get them on some container trucks disguised as huts or sheds, and the drones were hidden in the roof of the sheds, and they traveled thousands of kilometers, parked somewhere near air bases, and in one central command all these drones flew, and apparently they've damaged, Ukraine claims, about 41 aircrafts, which is a huge number. So the logistics of this exercise is what is amazing to see. President Trump had said once that, things will happen only when Putin and I get together. Well, they spoke some progress, not much progress. But President Trump's special representative has made it clear that America more or less endorses what Russia wants. Now, Moscow has said that Moscow at the right time is prepared to have a trilateral meeting. That is, Putin, Trump and Zelensky. So if it happens,